चलो क्या स्टार्ट करना है आज से अपने को? एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के पहले हम थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड में जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में क्या पता है, क्या है इसमें? बस ठीक है। इन सब के रिकॉर्ड्स कहाँ से मिले आपको? ठीक है, चलो अब सबका ध्यान इधर। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हिस्ट्री, तो क्या है आपके अकॉर्डिंग हिस्ट्री? बोलो। बस पास्ट। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, क्या बोला हमने? हिस्ट्री क्या है? डिस्क्रिप्शन अबाउट पास्ट, कुछ पास्ट में हुआ था और आज हमें उसके बारे में पता चल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या बन चुका है? हिस्ट्री बन चुका है। तो क्या ये कोई स्टेबल प्रोसेस है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है? कंटिन्यूअस। ऑब्वियस सी बात है कि जो आज चल रहा है वो कल जाकर आपका क्या बन जाएगा? हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलते हैं कि पर्टिकुलर हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, वो प्री हिस्ट्री को बिलोंग करता है, प्रोटो हिस्ट्री को बिलोंग करता है या हिस्ट्री को बिलोंग करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यहाँ पर डिवीजन समझेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में हमने देखा हर वो चीज जो पास्ट में हुई है दैट इज हिस्ट्री, बट इस हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखते हैं प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री का मतलब क्या समझते हो, बताओ? नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। बट अगर रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये चीज यहां पर हुई है? थ्रू सोर्सेज। और ये सोर्सेज जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक हो सकता है आपका रिटर्न सोर्सेज। अब इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो क्या आता है आपके हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में? जो भी रिमेन्स हमें यहाँ पर मिले। आर्कियोलॉजी के अंदर कुछ भी हो सकता है। सपोज हमें कहीं पर किसी स्टोन की क्या हुई है? डिस्कवरी हुई है। सपोज कहीं पर किसी कॉइन के बारे में पता चला है, कहीं पर किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला है, कहीं पर किसी पेंटिंग के बारे में पता चला है, या फिर कहीं पर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी मिले। आप सुनते हो ना, डायनासोर के अंडे मिले हैं कहीं पर, या कहीं पर कुछ और चीजें मिली है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज कहाँ पर आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें रिटर्न रिकॉर्ड्स की, मतलब कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा। अब रिटर्न में अगर हम बात करें तो दो सोर्सेज हो सकते हैं। पहला सोर्स है यहाँ पर रिलीजियस सोर्सेज। जो रिलीजन से रिलेटेड बुकलेट्स हैं, आपके घर में होती होगी कुछ, देखी हो? बताओ। एक सेकेंड, ज्योति बताइए, बताओ। इतना सोच विचार क्यों करना पड़ रहा है? मंदिर में कभी कोई बुक रखी हुई देखी है? उससे पूछने दो। क्या? भागवत गीता रखी रहती है। और बाकी बोलो। महाभारत, रामायण, वेद वगैरह, पुराण वगैरह, इन सब में क्या दे रखा है? हिस्ट्री दे रखी है। क्यों आप लोग पढ़ते नहीं हो? आपने महाभारत में देखा कि क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध जिन महाजन पदों के बारे में हुआ था, जिन जगह पर हुआ था, कुरु अपने आप में क्या था? एक महाजन पद था। तो वो कुरुक्षेत्र की डिटेल आपको कहाँ से मिली? महाभारत से मिली। फिर आप भगवत गीता में भी सेम चीजें देखते हैं। तो इन सब से भी आपको किसके बारे में पता चलता है? हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो रिलीजियस के अंदर आपके ये सोर्सेज हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट सोर्सेज तो वो होंगे आपके सेक्युलर सोर्सेज। क्या समझते हो सेक्युलर से? सिंपल टर्म्स में बताओ। पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेकर बायस्ड ना हो, तो ऐसे सोर्सेज को क्या बोलते हैं? सेक्युलर सोर्सेज। कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बातें वो नहीं कर रहे, वो आप या हम जैसे किसी नॉर्मल आदमी ने ही लिखे होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सोर्सेज की, तो सेक्युलर सोर्सेज के अंदर जो भी विजिटर्स हमारे इंडिया के अंदर आते थे, हमारे राजा महाराजा के दरबार में, उसके कोर्ट में रहते थे, तो क्या है, इंडियंस को शुरू से ही पढ़ने का शौक ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू राइटिंग। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ जो फॉरेन विजिटर्स आते थे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे चाइनीज का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना है, तो चाइनीज में कौन आया था? फायान आया था। उसके अलावा युएन सांग भी आया था यहाँ पर। ठीक है, अब उधर से एक नाम निकल कर आया मेगास्थनीज। ओके, तो वो कौन था? तो वो एक ग्रीक विजिटर हुआ करता था।
तो मेगास्थनीज वगैरह हो गए, या फिर अगर हम बात करें डायमेकस हो गए, डियोनिसियस हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कहाँ से आए थे? ग्रीक से आए थे। फिर आप कुछ अरेबिक स्कॉलर्स भी देखोगे, विजिटर्स भी देखोगे, तो उन लोगों ने क्या करा है, वो हमारे राजा के कोर्ट में रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते थे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य नाम का इतना बड़ा राजा था, तो उसके टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी होती थी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन कैसा होता था, और उस हर चीज को उस बुक के अंदर क्या करता था, मेंशन करता था। कभी कभी वो अपने साथ उन बुक्स को लेकर चले जाते थे, कभी यहीं छोड़कर चले जाते थे, और अल्टीमेटली आप उन बुक्स से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या हुए आपके सेक्युलर सोर्सेज। तो इन सब से भी आपको क्या पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में चीजें पता चलती है। तो सोर्सेज को हमने दो पार्ट में देखा, फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकंड वन इज रिटर्न सोर्सेज। तो इन सब से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। थोड़ा सा वहां भी देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल में फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, स्टोन। तो क्या पता चल गया अगर आपको कोई स्टोन मिल गया तो उससे, ठीक है, एक एक हैंड रेस करके। इधर से एक शब्द निकल कर आया, माइक्रोलिथ, मतलब छोटे प्रकार के पत्थर या थोड़े से नुकीले आप उनको बोल सकते हो। लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। लिथ मीन्स स्टोन, और उसने वर्ड यहाँ पर यूज किया माइक्रोलिथ, मतलब एक माइक्रो स्टोन। इट मीन्स अगर ये वहां पर मिला है तो वहां के लोग किस तरीके के स्टोन का उपयोग करते होंगे, माइक्रोलिथ। अब आपके अकॉर्डिंग अगर मैंने आपको एक माइक्रोलिथ दे दिया है, छोटा नुकीला पत्थर दे दिया है, तो क्या क्या यूज में ले सकते हो, हंटिंग करने के लिए, बिल्कुल। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनिमल की किलिंग करनी है, किसी तरीके की चॉपिंग करनी है, क्यों मुजम्मिल, तो क्या करेंगे हम, इसका यूज करेंगे। तो स्टोन से भी हमें कई सारी चीजें पता चलती है। जैसे आप लोगों के घर में वो सिलबट्टा होता होगा, देखा है कभी, क्या उपयोग लेती मम्मी, तुमको कूटने में, चटनी बनाने में, बिल्कुल। मतलब अगर हमें किसी चीज को ग्राइंडिंग करना है तो भी हम क्या कर रहे हैं, स्टोन का यूज कर रहे हैं। तो स्टोन से हमें ये सब बातें पता चलती है। नेक्स्ट टर्म मैंने क्या लिखा है, कॉइन्स। चलो तुम्हारी जेब में किसी के कॉइन है, क्या मेंशन होता है कॉइन पे, बताओ कोई, एक एक हैंड रेस करो, कौन बताएगा कॉइन पर क्या मेंशन होता है। किस प्लेस से रिलेटेड है वो कॉइन, मतलब जैसे किसी किंग का नाम हो सकता है। ठीक है, क्या शब्द निकल कर आया, किंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी। चलो अब वही बताएगी। चलो तुम्हारी जेब में जो कॉइन है उस पर कौन से राजा की इंफॉर्मेशन है, अब कॉइन मत ढूंढो, सोचो। इंडिया के बारे में दिया है, इंडिया, बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन इस पर मेंशन है। और कुछ, ईयर। तो इससे सेकंड इसने मुझे बताया कि मैम अगर मुझे कोई कॉइन दे देगा तो मैं क्या बता दूंगा, टाइम पीरियड के बारे में भी बता दूंगा। और कोई कुछ, यश, पहले के जमाने में देखा जाता था, इकोनॉमी से पता चल जाता था। ठीक है, इसने बताया कि उससे मुझे क्या पता चल जाएगी, इकोनॉमी पता चल जाएगी। फॉर सपोज अगर हम बात करें गुप्त एरा की, तो उस समय में आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलेंगे। तो इससे आपने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है गुप्त एरा जो है उसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा फ्लरिश्ड होगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी। तो इससे हमें किसका पता चलता है, इकोनॉमी का पता चलता है। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन एटसेट्रा, ये सब हमें पता चल सकता है। और क्या हमें पता चलता है, सोचो। प्लेस का नाम भी हम पता लैंग्वेज, क्या पता चलता है, लैंग्वेज, बिल्कुल, किस भाषा के अंदर वो लिखा हुआ है। तो ये भी हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर रूलर के टाइम पीरियड में किस तरीके की लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया जाता होगा। तो इससे भी हमने किसका पता लगाया, यहाँ पर हिस्ट्री का। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। क्या होता है इंस्क्रिप्शन, किसी को मॉल वगैरह पर लिखते हैं ना, ग्रेसी बताएगी। व्हाट, किसी दीवार पे लिखा हो, सिर्फ दीवार पे, फ्लैट सरफेस पे, तुम्हारी कॉपी में पेपर पे लिखती हो, उसको इंस्क्रिप्शन बोलूं। किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर कोई चीज लिखी गई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब कर दिया है, आपने उसके ऊपर गोद दिया है, तो दैट इज इंस्क्रिप्शन। तो उस जमाने में भी इंस्क्रिप्शन चलाए जाते थे। अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो ये इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बाहर का एक किंग हुआ करता था, उससे अशोक ने कॉपी करा था, और वहीं से हमारे यहाँ किस चीज का कल्चर आया था, इंस्क्रिप्शन का, कि किसी भी चीज को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर हम मेंशन करा देंगे। अब इंस्क्रिप्शन की बात करें तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आपने कौन कौन से इंस्क्रिप्शन सुने,
सबसे पहले पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर मतलब जो हम हमारे घर में छोटे छोटे पिलर्स देखते हैं वो नहीं, उस जमाने में बहुत ही बड़े बड़े वॉल के साइज के पिलर्स बनाए जाते थे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए। तो पिलर इंस्क्रिप्शन से भी आपको पता चलता था कि वहां पर राजा क्या बोलना चाहता है, किस तरीके के उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या लॉज है, कौन सी लैंग्वेज, और वो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहता है। और कौन से हो सकते हैं, वॉल इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, और केव्स इंस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं। क्यों बनाता होगा राजा ये सब, वो तो राजा है, डायरेक्टली बता दे प्रजा को, मोदी जी को तो नहीं जरूरत इंस्क्रिप्शन बनवाने की। उसके बारे में लोग जानते हैं। तो आज के जमाने में कोई क्यों नहीं बनाता? बिल्कुल, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, मोदी जी सीधे ट्विटर पर डालते हैं, आपको पता चल जाता है। बट उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो स्पेशली जो भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह होती थी वहां पर राजा क्या बनवाता था, इंस्क्रिप्शन बनवाता था, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि ऐसा ही राजा चाहता था और ऐसा ही सभी को फॉलो करना चाहिए। तो इससे भी आपको किसके बारे में पता चला, हिस्ट्री के बारे में पता चला। नेक्स्ट मैंने क्या मेंशन किया है, पेंटिंग्स। क्या पता चलेगा पेंटिंग से, बताओ। उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनका कल्चर क्या था। जैसे आपको कैसे पता चला कि उस जमाने के लोग हंटिंग करते थे, क्योंकि भीमबेटका में जब आप विजिट करने जाओगे तो आप देखोगे पेंटिंग्स बनी हुई है कि आगे एक हिरण दौड़ रहा है और उसके पीछे एक लड़का या बच्चा दौड़ रहा है। इट मीन्स वो उसको क्या करना चाहता है, हंट करना चाहता है। तो इससे भी आपको हिस्ट्री की क्या पता चली, इंफॉर्मेशन पता चली। तो बैक टू टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हमने देखा उसे हम प्री हिस्ट्री बोलेंगे जिसके कहीं पर कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंशन नहीं है, बट स्टिल हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। रीजन बीइंग हमारे पास क्या है, अदर सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये क्या होता है आपका प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपके ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्टोन एज। क्या सुना होगा, स्टोन एज। सो स्टोन एज इज पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। यहां तक क्लियर। थर्ड वन इज प्रोटो हिस्ट्री। क्या समझते हो प्रोटो हिस्ट्री से? पढ़ नहीं पाए, क्यों, तुम्हें पढ़ते नहीं आता? लैंग्वेज समझ नहीं आ पाई, तुमने ट्राई किया था? अच्छा ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है? Written records are there, but it cannot be deciphered. मतलब हमारे पास लिखी हुई तो है वो चीज, बट ना तो हम उसको पढ़ सकते हैं, ना ही हम उसको समझ सकते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। अभी मैं जिस लैंग्वेज में लिख रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, अभी मैंने कुछ लिख दिया, आपको समझ में आया क्या? नहीं आया, बट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग उसका कोई ना कोई मतलब हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटो हिस्ट्री। तो आपके हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ विच हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब हमें इसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स तो मिले हैं, बट हम उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि जाने कौन सी भाषा में उन लोगों ने बात करी है, पता नहीं उनकी कौन सी स्क्रिप्ट होती थी, कौन सी लैंग्वेज होती थी। तो अभी हम देखेंगे कौन सी होती थी, क्या होती थी, पूरा इन डिटेल। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि कौन सा पार्ट हिस्ट्री का कहाँ से लिया गया है। चलो, कौन सा टॉपिक पता है आपको एंशिएंट हिस्ट्री में? फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक टर्म निकल कर आया यहां से, सिविलाइजेशन। क्या समझते हो सिविलाइजेशन से? सेम कल्चर और कुछ। कोई आपको ऐसा क्यों बोलता है जरा सिविलाइज्ड मैनर में रहा करो? मैम सेटलमेंट होता है, इस तरह के जहाँ पे पर्सन रहते हैं। ठीक है, इंसान जब धरती पर आया तो क्या आते से उसे पता होगा मुझे ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा मोबाइल रखना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, या कुछ भी ये चीजें खानी चाहिए, पता होगा क्या? नहीं पता था। ऑब्वियस सी बात है, वो आया, वो एक एक चीजें प्रैक्टिस करता गया और वो सीखता गया। उसे फायर के बारे में भी कुछ नहीं पता था। ऑल ऑफ सडन एक दिन उससे स्टोन की वजह से फायर का इन्वेंशन हो गया, बट स्टिल उसे फायर का कंट्रोल्ड यूज नहीं पता था कि भाई अगर मैं इसे धीमा करके चलाऊंगा तो मैं इससे खाने को कुक कर सकता हूं, अगर बहुत ज्यादा जलाऊंगा तो हो सकता है मुझे लग जाए, मुझे ही हर्ट हो जाए। तो इंसान को ये सब चीजें नहीं पता थी। जब फर्स्ट टाइम उसने किसी फ्रूट को खाया होगा तो उसे क्या पता था ये फ्रूट एडिबल है, ये खाने योग्य है? नहीं, वो खाता गया। हो सकता है जैसे सौम्या ने कोई फ्रूट खा लिया और मर गई, तो बाकी सबको पता चल गया कि ये फ्रूट क्या है, पॉइजनस है, हमें नहीं खाना चाहिए।
तो उनके साथ भी यही हुआ, वो भी हिट एंड ट्रायल करते गए और सीखते गए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इंसान की लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है वो क्या है तुम लोगों के जीवन में सबसे जरूरी? फूड। पक्का? मम्मी कसम खाओ? ठीक है। और कुछ तो नहीं बोलते हो मेरे पीठ पीछे कि तुम जरूरी हो मेरे लिए? नहीं। क्या जरूरी है? फूड जरूरी है, खाना है तो सब कुछ है, सीधी बात है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फूड। और फूड जो है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दैट इज वाटर। और वाटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपको कहाँ मिलेगा? ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है? यूपी बिहार वाले एरिया में, जहाँ पर क्या है मैक्सिमम रिवर्स जो है फ्लो कर कर आती है। क्यों? अगर रिवर होगी तो हमारे पास सफिशिएंट वाटर होगा, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर होगा, तो हम वहाँ पर इजीली क्या ग्रो कर सकते हैं? फूड ग्रेन्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के अंदर जो मेजर सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर बसते हैं? ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। यहाँ तक चीजें क्लियर? एक बार फूड की जब नीड समाप्त हो जाती है तब हमारा दूसरी चीजों में दिमाग लगता है। मैं आपको सुबह से पढ़ने के लिए बुला लूं और खाना पीना ना मिले तो आपका दिमाग नहीं लगेगा, वैसे तो यूं भी नहीं लगता है, बट स्टिल यहाँ हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है? फूड। हर थोड़ी देर में बोलते हो कुछ खाने जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर यही है। और जब फूड की नीड खत्म होती है तब हम दूसरी चीजों पर सोच पाते। अब दूसरी चीजों पे क्या सोचेंगे? तो दूसरी चीजों पे हम सोचेंगे कि हम एक सिविलाइज्ड मैनर में कैसे रह सकते हैं, और वहीं से क्या स्टार्ट होता है आपका? सिविलाइजेशन। चलो इसका कोई दूसरा नाम बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। ठीक है, सिंधु भी बोलते हैं। व्हाट इज सिंधु एंड व्हाट इज इंडस? सिंधु का इंग्लिश नाम है। रिवर का नाम है मैम। रिवर बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है? एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस जहां से निकलकर आती है और जहां पर वो अरेबियन सी में गिरती है उस बीच वहां पर एक वैली देखने को मिलेगी और वहीं पर ये लोग आकर बसे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट इसके कुछ अदर नेम्स भी है जिसमें आप देखते हो इसको क्या बोला जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन? फर्स्ट सिटी जिसे डिस्कवर किया गया था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और कोई नाम इसका? यस, इधर से इसने एक नाम और बोला, तो इसको इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अभी हम देखेंगे इंडस एंड सिंधु आर सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट नाम क्या बताया मैंने आपको? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और कोई नाम? नो। और कोई कुछ? ब्रोंज सिविलाइजेशन। व्हाट इज ब्रोंज? कांसा। क्या होता है कांसा? कैसा मेटल होता है? कॉपर और बस बस मन से कुछ भी मत मिलाओ। क्या होता है? कॉपर और टीन को मिला दो तो क्या बन जाता है आपका? ब्रॉन्ज बन जाता है। कॉपर अपने आप में एक डिफरेंट चीज है, बट अगर उसमें टिन का मिक्सचर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो ये वो सिविलाइजेशन था जिसमें ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा यूज किया गया है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? इसका क्या क्या नाम है? चलो कोई टाइम पीरियड बताएगा मुझे? 3000 ठीक है। अब आप घर जाके देखोगे तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलेंगे। रीजन बीइंग इतना एग्जैक्ट टाइम पीरियड इसका नहीं कैच हो पाया, तो हम जहां से सोर्स को ले रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी में इसका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 2500 से 1800 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? बीसी। इसीलिए आपको रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये 0 ईयर के बाद होता तो ये उल्टा चलता, मतलब जैसे कि आज आप देखते हो कि 2021 है, 22 है, 23 है, इस तरीके से, और उसको हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। जैसे हम 2023 को क्या बोल सकते हैं? 2023 एडी, और एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, नाम क्लियर? ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत बोरिंग भी है, बट हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। डोंट वरी, आपको पूरा डिटेल में देखना है तो
तो सबसे पहले आपको इसके नाम से लेकर इसके डिक्लाइन तक सब कुछ पता होना चाहिए कि आखिर इसका नाम ये पड़ा तो क्यों पड़ा, क्या रीजंस थे, किसने दिए थे, क्यों दिए थे। प्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेमली इसमें साइट्स वगैरह देखी जाती कहाँ पर कौन सी साइट से, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसके अंदर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि जो ईंट का यूज होता था वो किस रेशियो की होती थी, ये भी आपके लिए मैटर करता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक सिविलाइजेशन को। जैसे कि आज आप लोग यहाँ पर रहते हो, ये अपने आप में एक सिविलाइजेशन है। कल को कोई स्टडी करेगा तो वो क्या क्या स्टडी कर सकता है, तो वो देख सकता है कि आपके टाइम पीरियड की सोसाइटी कैसी होती थी, इस समय पे जो गवर्नमेंट रूल करती थी तो आप लोगों की पॉलिटी कैसी होती थी, किस तरीके से कमाते खाते थे, आप लोगों की इकोनॉमी कैसी थी, कौन सा यहाँ पर रिलीजन हुआ करता था, एंड एट द लास्ट अगर सब मिलके खत्म हो गए तो आखिर इसका डिक्लाइन क्यों हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंडस के अलावा कभी किसी सिविलाइजेशन का नाम सुना है? मेसोपोटामियन और चाइनीज, नील, ऐसा नील रिवर के पास में। ठीक है। सबसे पहली बात तो कभी किसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं था 1921 के पहले तक, जब तक इसकी ऑफिशियल डिस्कवरी नहीं हुई थी। सबको लगता था हमारी हिस्ट्री जो है वो वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंशन करने का टाइम किया गया था या मेंशन करने की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, वैदिक पीरियड में हुई थी। और वैदिक पीरियड की शुरुआत किससे हुई थी, जब आर्यंस की इंडिया के अंदर एंट्री हुई थी। और आर्यंस कौन थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, पहले फॉरेनर जिन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम के ऊपर जाएंगे कि इसका नाम कहाँ से आया, कैसे आया। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको बता देती हूँ कि अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसका ये नाम इसको किसने दिया है, तो ये नाम इसको दिया है जॉन मार्शल ने। किसने दिया है, जॉन मार्शल ने। उन्होंने क्या नाम दिया इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट उनका लॉजिक ये था कि ये जो सिविलाइजेशन है पूरा का पूरा इंडस रिवर के बैंक पे पाया गया था, इसीलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट इसके पहले अगर हम बात करें तो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और है, जिसमें एक और स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला है। क्या बोला है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। चलो क्या बताया मैंने आपको, अभी रिपीट करो फटाफट। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर नेम इसे किसने दिया है, जॉन मार्शल ने दिया है। अभी कौन थे, क्या थे, पूरा बैकग्राउंड से हिस्ट्री से बताऊंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन किसने बोला है, गॉर्डन चाइल्ड ने इसको ये पर्टिकुलर नाम जो है वो दिया है। अब अगर हम बैकग्राउंड में जाए कि आखिर ये इंडस नाम कहाँ से आया, तो इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज। तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहले फॉरेनर जिन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी इन 1500 BC, उनका नाम था आर्यंस। क्या नाम था, आर्यंस। आर्यंस मतलब क्या होता है, ग्रेट और सुपीरियर। अब अगर हम बात करें इन आर्यंस की, तो इन आर्यंस की एंट्री मेनली जो मानी जाती है दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलर रशिया वाला पोर्शन। तो हमें माना जाता है यहाँ पर कि ये लोग जो है मेनली यहाँ पर हर्डर्स हुआ करते थे, भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी ग्रासेस की। और एक समय आया होगा जब वहाँ पर सारी ग्रासेस खत्म हो गई होगी, तो ये लोग कहाँ पर मूव करें, टूवर्ड्स इंडिया। जब भी इंडिया में कोई एंट्री लेता था तो एंट्री लेने के लिए यहाँ से तो नहीं ले सकता, क्यों, हिमालयास। हिमालयास किसका काम करते थे, यहाँ पर बैरियर्स का। तो फिर कहाँ से एंट्री लेता था, तो नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन से। तो हमने देखा फर्स्ट फॉरेनर जिन्होंने इंडिया में एंट्री ली उनका नाम क्या था, आर्यंस। तो ये भी कहाँ से आए होंगे, नॉर्थ वेस्ट से। तो ये भी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से आए।
और जब नॉर्थ वेस्ट से आए तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक रिवर देखी। इन्हें नहीं पता था भाई इस रिवर का नाम क्या है और क्या नहीं है, बट इन्होंने देखा ये जो रिवर है ये बहुत ही थिक शीट ऑफ वाटर है, पानी की एक बहुत ही मोटी परत है। तो इनके अकॉर्डिंग अभी इन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ आई, दैट इज थिक शीट ऑफ वाटर। और इनकी लैंग्वेज में थिक शीट ऑफ वाटर को बोलते थे सिंधु। क्या बोलते थे? सिंधु। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? सिंधु। यहां तक चीजें क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु। नेक्स्ट अगर हम इनके बाद देखें तो आने वाले समय में एंट्री होगी पर्शियंस की। किसकी होगी? पर्शियंस की। और ये पर्शियंस आए थे ईरान से। कहां से आए थे? ईरान से। तो पर्शियंस की एंट्री हुई ईरान से एंड इनको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का एरर था। जैसे आप अपनी क्लास में ही देखते होंगे कि बहुत सारे लोग श को क्या बोलते हैं? स बोलते हैं। व को क्या बोलते हैं? ब बोलते हैं। तो ये सबका थोड़ा थोड़ा एक्सेंट का इशू होता है। तो वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट कौन आए? पर्शियन। कहाँ से आए? ईरान से। इन्हें पता चला कि यहाँ पर जो रिवर है इसका नाम क्या है? सिंधु। बट उन्होंने सिंधु को सिंधु नहीं बोला। उनका प्रॉब्लम था कि वो एस को जो है सफिक्स्ड कर दिया उन्होंने एच से, और ये सिंधु क्या बन गया? हिंदू। यहां तक चीजें क्लियर? तो एस का रिप्लेसमेंट यहां पर किससे हुआ? एच से। किसके कारण? पर्शियंस के कारण। क्लियर? फर्स्ट नाम किसने दिया? आर्यंस ने। क्या बोला आर्यंस ने? सिंधु। उनके बाद कौन आए? पर्शियंस। कहां से आए? ईरान से। एच को किससे रिप्लेस किया? एच से। तो धीरे से ये क्या हो गया? हिंदू। फिर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पर आए थे ग्रीक्स। कौन आए थे? ग्रीक्स। ग्रीक्स मतलब यूरोप के ग्रीस से आने वाले लोग। तो ये जो ग्रीक्स यहाँ पर आए थे इन लोगों का भी प्रॉब्लम था कि ये एस को एस नहीं बोल पाते थे, सॉरी एच को एच नहीं बोल पाते थे, और इनका एच जो है वो किससे रिप्लेस हो गया? आई से। एंड हर शब्द के आखिरी में ये क्या लगाते थे? एस, और इसी वजह से ये नाम क्या हो गया? इंडस। तो आप लोगों को बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इंडस वर्ड इज ओरिजिनली गिवन टू अस बाय ग्रीक्स। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या देखा? बैकग्राउंड, कि आखिर इंडस का नाम इंडस जो पड़ा वो क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या रीजंस थे। तो मैंने आपको बताया कि वैदिक कल्चर ही सभी को लगता था यहीं से शुरुआत हुई है, बट एक समय आया जब 1921 में यहाँ पर दयाराम साहनी ने खोज करी किसकी? हड़प्पा की। तब हमें पता चला कि नहीं, हमारा जो इतिहास है वो भी बहुत ओल्ड है, और एक मेजर सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ लोगों को पता चला, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के पैरेलल इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में और भी मौजूद थी। तो देख लेते हैं कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस के नाम। और हर सिविलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मेजरली ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एंड थर्ड वन हम उसकी देखेंगे लोकेशन। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता ही चल गया कौन सा सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिवर बताओ? इंडस रिवर। लोकेशन बताओ? बोलो? इंडिया पाकिस्तान। कहां से निकलती इंडस रिवर? यस, आपको टाइबेट वाले पोर्शन से देखने को मिलेगा और पाकिस्तान होते हुए टिल्ट होते हुए फिर अरेबियन सी में चली जाती है। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो आपको एंशिएंट टाइम पीरियड में, फर्स्ट इन द सेंस मेजर सिविलाइजेशन पढ़ रहे, अभी कौन सा देखा? इंडस। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। लोकेशन? इंडिया पाकिस्तान। फिर एक नाम अभी राजनंदिनी ने लिया था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामिया नाम की एक जगह है, इसका नाम आप इंडस वैली में भी सुनोगे कि हम लोग इनके साथ इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करते थे। इसके हमें कई सारे सील्स एंड प्रूफ भी इंडिया में देखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन का नाम क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। थर्ड आपको देखने को मिलेगी एक फेमस सिविलाइजेशन और है जिसको बोलते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एंड फोर्थ वन इज चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आपको इसमें से कौन कौन सी पता है? इजिप्ट, यस, इजिप्ट। कौन सी रिवर? नाइल रिवर। और कहाँ देखने को मिलेगा इजिप्ट? अफ्रीका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बचा? मेसोपोटामियन। यस, अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तो इसमें भी दो मेन नदियों के नाम आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज यूफ्रेट्स एंड सेकेंड वन इज टिग्रिस। और इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो आएगी आपके इराक वाले पोर्शन में। तो ये मेन क्वेश्चन है कि इराक जो है वो कौन सी रिवर पे बसा हुआ है? कौन सी रिवर है? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। ये सिविलाइजेशन कंप्लीट।
नेक्स्ट कौन सा है? चाइनीज सिविलाइजेशन। लोकेशन तो ऐसे ही बता देंगे हम, दैट इज चाइना। रिवर की अगर हम बात करें तो येलो रिवर या फिर ह्वांग हो रिवर। तो ये वर्ल्ड के कुछ मेजर सिविलाइजेशन है जो आपको याद रखना है, कौन सी नदी पर कौन सा सिविलाइजेशन सिचुएटेड है। चलो रिपीट करो फटाफट। इंडस, लोकेशन, नेक्स्ट मेसोपोटामियन, लोकेशन, लोकेशन इराक, रिवर चाइनीज, चाइना, रिवर येलो एंड ह्वांग हो रिवर। एंड नेक्स्ट कौन सा है? इजिप्शियन, कहां पर है? नाइल एंड अफ्रीका। तो ये क्या है? वर्ल्ड के मेजर सिविलाइजेशन है। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है। चलो अब हम देखेंगे आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को कैसे पता चला। किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चलता है, पहले तो ये बताओ। आपको कैसे पता चलता है कहीं पर कोई चीज मिली है? आप ढूंढने जाते हो, फिर अरे तो एविडेंसेस भी किसी को तो मिले होंगे। यस, हाँ अर्णव ने कुछ बोला, अरे सही बोला, आर्कियोलॉजिस्ट। बिल्कुल, किससे पता चलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट से। इतना डर क्यों है अपने अंदर कि जब बोलूंगा गलत ही बोलूंगा? ये सब मूर्ख है, तुमने सही बोला। कहाँ से बोला इसने? आर्कियोलॉजी। बिल्कुल, तो आर्कियोलॉजी का काम करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनके पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता होगा, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये जो है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसी का काम होता है जगह जगह जाकर एक्सकेवेशन करे। एक टर्म निकल कर आया, दैट इज एक्सकेवेशन। क्या समझते हो एक्सकेवेशन से? बिल्कुल, कहीं पर आपको डिगिंग करना है, खुदाई करना है और चेक करना है वहां पर कौन सी चीज आपको मिली है, किसकी खोज यहाँ पर हुई है, दैट इज एक्सकेवेशन। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की, कि उसी का पूरा कामकाज रहता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कल्चरल मिनिस्ट्री। और वही बताता है कहाँ पर कौन सी चीज जो है वो मिली है और क्या उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो ऐसे ही इंडस वैली के बारे में भी हुआ होगा। तो इंडस वैली के बारे में हम देखेंगे पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आखिर हमें कैसे पता चला यहाँ पर इतना बड़ा सिविलाइजेशन है। क्योंकि मैंने आपको तो थोड़ी देर पहले ही बोला कि हमें तो रिकॉर्ड कहाँ से पता थे? वैदिक पीरियड से पता थे, क्योंकि उस समय में वेद लिखे गए थे और उन्हीं में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन थी। तो इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर कहाँ से कैसे क्या पता चला। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे सिविलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन था उस समय पे? लॉर्ड कैनिंग जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। तो पहली बार कोशिश की गई थी, उधर नहीं इधर सुनो, पहली बार कोशिश की गई थी 1861 में, जब लॉर्ड कैनिंग ने हमारे यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या किया? स्टैब्लिश किया। बट क्या हुआ, उसके बाद पैसे की कमी हो गई, कोई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि इंडिया के अंदर था और ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो वो जो कामकाज है सब वहीं पर ठप हो गया और कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट शुरुआत कब हो गई थी? 1861 में हुई थी। फिर क्या हुआ, तो 10 सालों बाद यहाँ पर हिस्ट्री दोहराती है जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रीस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? रीस्टैब्लिशमेंट किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंडर लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने क्या कराया यहाँ पर? इसका रीस्टैब्लिशमेंट कराया। पर अब किसी ना किसी पर्सन को यहाँ अपॉइंट करना पड़ेगा जो इसका ढंग से ध्यान रखे और आगे के पूरे कामकाज को देखे। तो ये जब डिपार्टमेंट यहाँ स्टैब्लिश किया गया तो इसके हेड बनाए गए सर अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे बनाया गया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड फर्स्ट टाइम किसको बनाया गया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अब पूरा दारोमदार इनके ऊपर ही था कि अगर इन्हें कभी कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कि कुछ नई चीज एक्सकेवेट हो रही है तो यही जाएंगे और यही जाकर वहां पर क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो शुरुआत किसने करी थी यहाँ पर? लॉर्ड कैनिंग ने करी, जब 1861 में क्या बनाया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बट मैंने आपको बताया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो बंद हो गया। फिर 10 साल बाद उसका क्या हुआ? रीस्टैब्लिशमेंट हुआ और एक हेड अपॉइंट किए गए, नेम सर अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आगे बढ़ते हैं, 1904 की यहाँ पर बात है कि कर्जन जो 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसके टाइम में हुआ था? कर्जन।
ठीक है भाई, तो 1904 में एक एक्ट लाया जाता है जिसे बोलते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जितने भी एंशियंट मॉन्यूमेंट है उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो कर्जन यहाँ पर एक नया कानून लेकर आते हैं और उसी के चलते कमांड दी जाती है जॉन मार्शल के हाथ में। किसके हाथ में? जॉन मार्शल के हाथ में। बाय विद द एफर्ट ऑफ जॉन मार्शल एआईएसआई को यहाँ स्टैब्लिश करेंगे एज अ परमानेंट डिपार्टमेंट इन 1906। कहानी क्लियर? ठीक है, हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। ठीक है, 1871 में क्या हुआ? रीस्टैब्लिशमेंट। फिर क्या हुआ? कोई ध्यान व्यान नहीं दे रहा था। सो 1904 में एक नया एक्ट लाया गया बाय कर्जन, जिसका नाम क्या है? एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जितनी भी एंशियंट मॉन्यूमेंट वाली चीजें मिल रही है उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जिन्होंने सपोर्ट किया था उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। और इन्हीं की हेल्प से अब इस डिपार्टमेंट को परमानेंटली 1906 में क्या कर दिया गया? स्टैब्लिश कर दिया गया। यहाँ तक चीजें क्लियर? चलो ठीक है।